नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर संत त्रिपाठी एक बार फिर अपने नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो से कुछ रिस्पॉन्सेज और फीडबैक के आधार पर आपके सामने यह नया वीडियो लेकर आया हूं। पिछले फीडबैक मेरे लिए ये थे कि आपके वीडियो में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझ में नहीं आती हैं, और वास्तविकता यह है कि मैं अपने वीडियोस आम जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक चुना है वो है बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा। इन दो वीडियोस के बाद, इन बेसिक्स को सीखने के बाद आप मेरी वीडियोस तो देख ही पाएंगे, बल्कि दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस को भी समझ पाएंगे, काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन बेसिक्स को बहुत ध्यान से देखें। हो सकता है कि आप इन बेसिक्स के आधार पर अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप अच्छी जानकारी ले पाएँ। इसके लिए आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, चाहें तो ये वीडियो सेव कर सकते हैं। इनको बार बार देखकर आप बेसिक्स में अच्छे हो जाएंगे और फिर वीडियोस को आसानी से समझ सकेंगे। एस्ट्रोलॉजी में निश्चित तौर पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा जानते हैं, आम जनता के लोग नहीं जानते हैं। शुरुआत में करूँगा लग्न से। आप बर्थ चार्ट खोलिए अपना। बर्थ चार्ट में आप देखेंगे हाउसेस बने हुए हैं, प्रॉपर हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप में जो फर्स्ट हाउस है उसको हम लग्न कहते हैं। आप स्क्रीन पर आ रहे हॉरोस्कोप को देखिए, इसमें जो सबसे टॉप पर फर्स्ट हाउस है उसी को हम लग्न कहते हैं। उसमें जो भी राशि बनी होगी वो आपकी लग्न कहलाएगी, जिसको इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, और उसके मालिक को असेंडेंट लॉर्ड कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न इस बात का आता है कि राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राशियों के बारे में बताऊंगा। कुल राशियां 12 हैं। उनमें से पहली राशि मेष राशि है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क राशि है, पांचवी सिंह राशि है, छठवीं कन्या राशि है, सातवीं तुला राशि है, आठवीं वृश्चिक राशि है, नौवीं धन राशि है, 10वीं मकर राशि है, 11वीं कुंभ राशि है, 12वीं मीन राशि है। आपको बता दूं कि पहली राशि मेष राशि है, उसे अंग्रेजी में एरीज कहते हैं, और इसका लॉर्ड मंगल होता है, जिसे अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह समझना होगा कि जहां आपके हॉरोस्कोप में 1 लिखा होगा, इसका मतलब है कि वहां राशि जो लिखी गई है वो है मेष राशि, एरीज, मार्स अर्थात मंगल। ये आपको सबसे पहले मानना होगा। दूसरी आपकी जो राशि है वो है वृषभ राशि, जिसको कि टॉरस कहते हैं, और इसका जो स्वामी होता है, जिसको हम लॉर्ड कहते हैं, वो होता है वीनस। वीनस को हिंदी में हम कहते हैं शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन राशि, जिसे अंग्रेजी में जेमिनाई कहते हैं, जिसका स्वामी है बुध, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहते हैं। फोर्थ है कर्क, जिसे कैंसर कहते हैं, जिसका मालिक चंद्रमा है, जिसे अंग्रेजी में मून कहते हैं। पांचवा है सिंह राशि, जिसे लियो कहते हैं, जिसका लॉर्ड सूर्य होता है। छठवीं है कन्या, जिसका स्वामी बुध होता है। सातवीं तुला राशि है, जिसे लिब्रा कहते हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है। आठवीं वृश्चिक राशि है, जिसे स्कॉर्पियो कहते हैं, जिसका स्वामी मंगल है। नौवीं धनु राशि है, जिसे अंग्रेजी में सेजिटेरियस कहते हैं, जिसका स्वामी जुपिटर है। 10वीं मकर राशि है, जिसे कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसका स्वामी शनि है। 11वीं कुंभ राशि होती है, जिसको अंग्रेजी में एक्वेरियस कहते हैं, जिसका स्वामी शनि है। और लास्ट 12वीं राशि मीन राशि है, जिसका स्वामी जुपिटर है, जिसे हम पाइसेस कहते हैं। इस तरह से 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के आधार पर अलग अलग ज़ोडियाक साइंस हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो जानना होगा कि किस हाउस में कौन सी राशि है। अभी मैं लग्न के बारे में बता रहा था। आप जब अपने हॉरोस्कोप को देखेंगे, उसके फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए कि 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर का मतलब है कि मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो आपकी लग्न मेष हुई और आपके लग्नेश यानी लग्न के स्वामी आपके मंगल हुए। इसी तरह से अब हम पता करना चाहेंगे कि आपकी राशि कौन सी है। 2 ही प्रश्न सबसे ज़्यादा उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि लग्न क्या है, दूसरा राशि क्या है। राशि को पता करने के लिए हम देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में जो कुंडली बनी है, उस कुंडली में चंद्रमा कहाँ है।
जिस घर में भी चंद्रमा बैठा होगा वहाँ जो भी नंबर लिखा होगा वो आपकी राशि होगी। चंद्रमा मान लीजिए आपके तीसरे घर में है या चौथे घर में है या पांचवें घर में है, मैं पांचवें घर में मान के चलता हूँ। पांचवें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा स्थित है और वहाँ उसके साथ 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी राशि मेष हुई। यदि 2 नंबर लिखा है तो आपकी राशि वृषभ राशि हुई। यदि 3 है तो मिथुन राशि है और यदि 4 है तो निश्चित रूप से आप कर्क राशि के हैं। तो इस तरह से लग्न देखना है तो फर्स्ट हाउस का नंबर पढ़िए। यदि आपको राशि देखना है तो चंद्रमा के साथ जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि होगी। लग्न और राशि जानने से आपको बहुत सहायता मिलेगी। इन दोनों के स्पष्ट होने से आपको मेरा वीडियो समझने में या दूसरे वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। इन चीज़ों को सबसे पहले आप ध्यान रखिए। आप वीडियो सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में जो कुंडली है उसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऊपर आप देखिए कि फर्स्ट हाउस है, उसके बाद सेकंड हाउस है, उसके बाद थर्ड हाउस है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है एंड 12th है। इस तरह से आपकी हॉरोस्कोप में जो कुंडली है उसमें 12 हाउसेस हैं। उन सभी 12 हाउसेस का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, अपना अपना इम्पैक्ट है और अपने अपने उनके क्षेत्र हैं। वो किन किन क्षेत्रों में प्रभावी होते हैं, उनके हाउसेस से हम क्या क्या समझ सकते हैं, फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से सभी 12 हाउसेस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं के आधार पर उन जो हाउसेस हैं उनके लॉर्ड्स के नाम रखे जाते हैं। मैं अब आपको इनके बारे में बताता हूँ। मैं आपको कुंडली के हाउसेस के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। कुंडली में 12 हाउसेस हैं, मैंने अभी आपको बताया। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसे हम लग्न कहते हैं, एसेंडेंट कहते हैं और उस फर्स्ट हाउस के मालिक को लग्नेश कहते हैं या एसेंडेंट के लॉर्ड कहते हैं। आपका एसेंडेंट लॉर्ड कौन है ये पता करना हो तो फर्स्ट हाउस ही देखते हैं। फर्स्ट हाउस से हम आपकी पर्सनैलिटी को जानते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके आउटर अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाउस ही आपकी कुंडली का पूरा कंट्रोलर है और उसका जो लॉर्ड है, उसका जो स्वामी है, उसका जो मालिक है वो आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। इसलिए लग्न जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपका कुंडली में जो हाउस है उसको हम धन का घर कहते हैं, जिसको हम कहेंगे कि वहाँ से हम आपके धन का पता करते हैं कि आपके पास कलेक्टेड मनी कितना होगा, आपके पास प्रॉपर्टीज़ कितनी होंगी, आपकी पैतृक संपत्ति कितनी होगी, आपके द्वारा जो धन जमा किया जाएगा, सेविंग्स की जाएंगी, वो कितना होगा। तो सेकंड हाउस धन का घर है। अब चूंकि धन का घर है तो इसके लॉर्ड को हम धनेश कहते हैं। धन का स्वामी है तो धनेश कहलाएगा। यहाँ से सेकंड हाउस से हम फैमिली का भी विचार करते हैं। ये हमारी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती है, हमारे चेहरों को भी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि हमारा जो बोलना है, हमारी जो वाणी है वो किस तरह की है। सेकंड हाउस से हमारी वाणी को भी देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखते हैं, पर मुख्य रूप से इसका जो देखने का पर्पस होता है वो फैमिली और धन होता है। फैमिली का धन और फैमिली ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सेकंड हाउस से, इसीलिए इसका नाम धन का घर कहलाता है और इसका स्वामी धनेश कहलाता है। उसके बाद आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस भी कुछ अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है आपके पराक्रम को, आपके एफर्ट्स को, आपके द्वारा किसी कार्य को अचीव करने के लिए या किसी एम्बिशन को अचीव करने के लिए जो आप मेहनत करते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यह पराक्रम का घर है, इसलिए इसको पराक्रमीज कहते हैं। आपके एफर्ट्स के अलावा इसी घर से हम आपके पड़ोसियों के बारे में विचार करते हैं, आपके छोटे भाई बहनों के बारे में विचार करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन के बारे में विचार करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि सबसे पहले होता है आपके एफर्ट्स, फिर आपके पड़ोसी, आपके नाते रिश्तेदार, आपके छोटे भाई बहन और आपकी कम्युनिकेशन। ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके लॉर्ड को शॉर्ट में हम पराक्रमेश कहते हैं।
थर्ड हाउस का जो मालिक होगा वो पराक्रमीश होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि थर्ड हाउस में 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब वहाँ राशि हो गई मिथुन। मिथुन का जो स्वामी होता है वो होता है बुध, यानी आपके पराक्रमीश हो गए बुध। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस हमारी कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि यहीं से हम माँ के घर का विचार करते हैं, हम अपने डोमेस्टिक हैप्पीनेस का विचार करते हैं, हम अपने सुखों का विचार करते हैं, नौकर चाकर का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं। ये हाउस बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। भूमि, भवन, वाहन का कितना सुख मिलना है वो इसी घर से पता चलता है। आपका जीवन कैसा कटेगा, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैसी रहेगी, ये सब इसी घर से देखते हैं। फोर्थ हाउस बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेनली जो करता है वो आपकी हैप्पीनेस को करता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को करता है। इसीलिए हम इसे सुख का भाव कहते हैं और इसके स्वामी को सुखेश कहते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस में कई चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों का विचार करते हैं। ये हाउस कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ये हाउस रिप्रेजेंट करता है वो है आपकी एजुकेशन, आपका रोमांस, आपके चिल्ड्रन। इनका ये पूरा विचार किया जाता है, यहाँ से ये इनको रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी शेयर मार्केट को भी हम यहीं से देख लेते हैं। फिफ्थ हाउस को बेसिकली ज्ञान का घर कहते हैं। इसका मुख्य नाम होगा ज्ञान का घर, हाउस ऑफ नॉलेज। इसीलिए इसके मालिक को ज्ञानेश कहते हैं। जो ज्ञान का स्वामी है वो ज्ञानेश कहलाता है। अब हम आते हैं सिक्स्थ हाउस पर। सिक्स्थ हाउस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हम जीवन की कठिनाइयों को देखते हैं। ये बेसिकली 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला है रोग, यानी बीमारी, डिसीज। दूसरा है रिपु, अर्थात शत्रु, दुश्मन। और तीसरा है ऋण, कर्ज, लोन्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम आपके डेली जो वर्क हैं, आपकी जो डेली प्रैक्टिसेस हैं, आप जो रोजाना करते हैं सुबह शाम तक, उसको भी हम यहीं से देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि आप कंपटीशन में कितने सक्सेस हो सकते हैं, आप इलेक्शन में कितने सक्सेस हो सकते हैं। आपकी बीमारियां तो देखते ही हैं, साथ ही साथ बीमारियों का इलाज, आपकी प्रतिरोधी क्षमता। हम आते हैं 7th हाउस पर। 7th हाउस देखा जाए तो सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से आपका व्यापार देखते हैं और आपका वैवाहिक जीवन देखते हैं। 7th हाउस से आपके व्यापार में होने वाली प्रगति और आपके वैवाहिक जीवन की खुशियाँ और वैवाहिक जीवन की दुख, दोनों को ही पता चलता है। आपका व्यापार कैसा होगा, आपको व्यापार में कितनी सफलता मिलेगी, ये आपका 7th हाउस ही बताता है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ में आप सुखी रहेंगे या आप परेशान रहेंगे, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका बर्ताव कैसा होगा, वो बौद्धिक होगा, कितना ज़्यादा समझदार होगा, उसका स्वभाव कैसे होगा, ये सारा का सारा देखने के लिए हमें 7th हाउस ही देखना होता है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी पब्लिक इमेज को, आपकी पब्लिक में इमेज कैसी होगी, ये भी 7th हाउस ही बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लाइफ और डेथ को। इसे हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स भी कहते हैं, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि 8th हाउस ये बताता है कि आपके जीवन में कितने ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, कितने परिवर्तन आएंगे, और उन ट्रांसफॉर्मेशंस में आप निगेटिवली रिएक्ट करेंगे या पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो सभी के आते हैं, ऐसा कौन है जो ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरता है। पर कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशंस को बर्बादी मान लेते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ पा लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होंगे आपकी लाइफ में, ये आपको 8th हाउस ही बताता है। आपके जीवन में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यदि 8th हाउस से इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम देख लें तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जब भी ट्रांसफॉर्मेशंस के दौर से गुजरेगा तो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या निगेटिव रिएक्ट करेगा। आपकी लाइफ कितनी होगी, आपकी डेथ किन परिस्थितियों में होगी, आपकी डेथ सुकून से होगी या किसी एक्सीडेंट से होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम 8th हाउस से ही देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, हम आपकी स्पिरिचुअलिटी का पता 8th हाउस से लगाते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी कितनी होगी, जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा कितनी होगी, ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरोट में, तंत्र मंत्र में आपका कितना रुझान होगा, ये 8th हाउस से पता चलता है। 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपकी मिस्टिक नॉलेज के लिए 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्पिरिचुअलिटी के प्रति कितना आकर्षण है ये देखने के लिए 8th हाउस ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं आपके 9th हाउस से। 9th हाउस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। लोग इसमें बहुत रुचि लेते हैं क्योंकि यही आपका भाग्य है और यही आपका धर्म है। यदि धर्म की बात करें या भाग्य की बात करें तो 9th हाउस को ही देखना होगा। 9th हाउस को भाग्य का घर कहते हैं, इसलिए इसके स्वामी को भाग्येश कहते हैं। आपकी लंबी यात्राओं भी हम इसी घर से देखते हैं। विदेश यात्राएं भी यहीं से देखी जाती हैं। उच्च शिक्षा का विचार भी यहीं से किया जाता है। हायर एजुकेशन में आप कितनी प्रगति करेंगे, हायर एजुकेशन आपके जीवन में होगी भी या नहीं होगी, हायर एजुकेशन में आप कितने बड़े अचीवमेंट्स लेंगे, ये सारा का सारा 9th हाउस से आता है। एक जो और चीज़ जो हम 9th हाउस से देखते हैं वो आपके फादर को देखते हैं। आपके फादर के आपके साथ क्या रिलेशंस होंगे, आपके फादर के हेल्थ इश्यूज होंगे कि नहीं होंगे, आप पिता के लिए कितने भाग्यशाली हैं, ये 9th हाउस से हम देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं 10th हाउस पर। 10th हाउस को ब्रीफ में हम कर्म का घर कहते हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन कहते हैं। इस हाउस ऑफ प्रोफेशन के द्वारा हम ये पता करते हैं कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसका प्रोफेशन क्या होगा, प्रोफेशन में उसके हालात क्या होंगे, प्रोफेशन में उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसे प्रोफेशन कब मिलेगा, उसके प्रोफेशन में कब डिप्स आ सकते हैं। इस तरह से सारा प्रोफेशन का जो भी क्षेत्र है वो हम 10th हाउस से पता करते हैं। 10th हाउस बेसिकली हमें ये बता देता है कि हमारे जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में सफलताएं कितनी मिलनी हैं और असफलताएं कितनी मिलनी हैं। इसके बाद हम आते हैं 11th हाउस में। मॉडर्न एज में 11th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आजकल सभी व्यक्तियों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में मालूम करना होता है। 11th हाउस से हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को पता करते हैं कि आपकी इनकम क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होगी, आपकी ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं होंगे, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, सोशल सर्कल में आप एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपके फ्रेंड्स परमानेंट होंगे या टेम्पररी होंगे, आपके जो ड्रीम्स होंगे उनको पूरा करने में आपका सोशल सर्कल या आपका फ्रेंड सर्कल आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th हाउस खराब होने पर व्यक्ति की इनकम खराब हो जाती है, प्रॉफिट उसका खराब हो जाता है, सोशल सर्कल खराब हो जाता है, फ्रेंड्स उसका साथ नहीं देते हैं। 11th हाउस को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में तो 11th हाउस की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आते हैं 12th हाउस से। 12th हाउस भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे हाउस ऑफ लॉसेस कहते हैं, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस कहते हैं। यहीं से हम जेल का विचार करते हैं, कारावास का विचार करते हैं, कोर्ट कचहरी का विचार करते हैं, पागलखाने का विचार करते हैं, विदेश यात्राओं का विचार करते हैं। 12th हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन सेटलमेंट का पता करना है तो भी 12th हाउस से ही पता किया जा सकता है। फॉरेन सेटलमेंट के साथ साथ आपकी एजुकेशन विदेश में होगी, विदेश में आप प्रोफेशनल लाइफ को कैसे जी पाएंगे, विदेश से आप कितना कमाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में जेल जाने का योग है तो वो भी 12th हाउस से देखा जा सकता है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह 12th हाउस में जाता है वो लॉसेस में चला जाता है। इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हैं, वो 12th हाउस से विचार किया जाता है। 12th हाउस का जब भी समय आपके जीवन में आता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मैंने आपको लगभग काफ़ी कुछ बेसिक्स के बारे में बता दिया है। इन बेसिक्स को जानने के बाद, इनको सीखने के बाद या इनको याद कर लेने के बाद आप एस्ट्रोलॉजी की भाषा समझ पाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के रूल्स समझ पाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को समझ पाएंगे। और जो कुछ भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, उन वीडियोस में आपको समझने में मदद होगी। मैं अपना सेकंड वीडियो भी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर ही लेके आऊँगा। यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको नेक्स्ट वीडियो देखने में आसानी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।